हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 9 को, जो कि है साइबर एथिक्स। और देखिए, ये जो चैप्टर है, हो सकता है आपकी बुक में किसी और चैप्टर नंबर पे दे रखा हो। मतलब कि हो सकता है ये चैप्टर नंबर 8 पे दे रखा हो या चैप्टर नंबर 10 पे दे रखा हो। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर नंबर पे चैप्टर हो सकता है। तो इस चीज़ से आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि साइबर सेफ्टी की बात की जा रही है, साइबर एथिक्स की बात की जा रही है, तो आपको जो है इस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं और सारी चीज़ों को जो आप अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो है मेरी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो है आप लोगों को फ्यूचर में भी जो है इस तरीके की वीडियो मिलती रहें। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटिंग एथिक्स को, कि कंप्यूटिंग एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटिंग एथिक्स को समझने से पहले आपको जो है एथिक्स वर्ड का मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो एथिक्स की अगर हम बात करें, एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल। मतलब कि एथिक्स जो है वो एक तरीके के मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो ये बताते हैं किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सही और गलत की पहचान करना ही क्या है, एक तरीके की एथिक्स है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी का पर्स मिल गया और उस पर्स में जो पैसे हैं, अगर आपने जो है वो पैसे उस पर्सन को लौटा दी जिसका पर्स है, तो इस केस में जो आपने एक्शन किया वो कैसा एक्शन किया, एथिकल एक्शन किया। वहां पे जो एक्शन है वो आपका क्या है, सही एक्शन है। तो हमेशा जो एथिक्स हैं वो सही एक्शन को प्रमोट करते हैं, ना कि रॉन्ग एक्शन को। तो इसी तरीके से जो है कंप्यूटिंग एथिक्स होते हैं। कंप्यूटिंग एथिक्स भी क्या है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो रेगुलेट करते हैं यूज ऑफ द कंप्यूटर, कि किस तरीके से कंप्यूटर को यूज करना चाहिए, किस तरीके से कंप्यूटर को यूज नहीं करना चाहिए, क्या कंप्यूटर के साथ करना सही है, क्या कंप्यूटर का यूज करके करना सही नहीं है। तो ये चीज जो डिफाइन करते हैं, ये जो रूल्स हैं कंप्यूटर को यूज करने के लिए, तो इसी को बोला जाता है कंप्यूटिंग एथिक्स। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कंप्यूटिंग एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन एथिकल गाइडलाइंस को, जो कि आपको कंप्यूटर को यूज़ करते टाइम फॉलो करनी है। जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे जो आपको इन कॉमन एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, डू नॉट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कॉज डिस्ट्रप्शन और इंटरफेरेंस इन अदर यूजर्स वर्क। मतलब कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ कभी भी दूसरों के वर्क को बिगाड़ने के लिए मत कीजिए। तो जब भी आप कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको किसी का वर्क बिगाड़ना नहीं है, किसी के वर्क में इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करनी है, मतलब कि किसी के वर्क के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इस तरीके के काम करने के लिए जो है आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसमें बोला जा रहा है डू नॉट स्पाई ऑन अनदर पर्सनस कंप्यूटर डेटा। मतलब कि किसी और पर्सन के कंप्यूटर डेटा की कभी भी जासूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने जो अपने फ्रेंड से उसका फ़ोन या फिर कंप्यूटर ये बोल के लिया कि मैं जो है इसमें गेम खेलूंगा, तो आपने गेम खेलने के लिए कंप्यूटर ले लिया। अब वहाँ पे जो है आप गेम खेलने की जगह क्या कर रहे हैं, उसके कंप्यूटर में ताक झाँक कर रहे हैं, मतलब कि उसकी पर्सनल जो फाइल्स हैं उनको ओपन करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम आपको नहीं करना है, किसी और के डेटा में जो आपको ताक झाँक नहीं करनी है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो इसमें बोला जा रहा है डू नॉट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टील इन्फॉर्मेशन। मतलब कि दूसरों का जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको चोरी करने के लिए कभी भी कंप्यूटर का यूज आपको नहीं करना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है पॉइंट नंबर 4। तो इसमें बोला जा रहा है डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मतलब कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको स्प्रेड नहीं करनी है। चाहे मोबाइल फोन का यूज है, चाहे कंप्यूटर का यूज है, चाहे इंटरनेट का यूज करके ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको स्प्रेड नहीं करनी है जो कि गलत हो। फेक न्यूज जो है वो आपको स्प्रेड नहीं करनी है। बात करते हैं अगली गाइडलाइन की। तो इसमें बोला जा रहा है अवॉइड बाइंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पे फॉर द सॉफ्टवेयर अनलेस इट इज फ्री। मतलब कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आपको बाय नहीं करना है। हमेशा जो है जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स को बाय करें और उनके लिए पे करें। फ्री में जो है कहीं से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। हमेशा जो है आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर को खरीदें। अगर सॉफ्टवेयर फ्री है तो उस केस में आप जो है उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमेशा जो है सॉफ्टवेयर को खरीद के ही यूज करें। अब बात करते हैं अगली एथिकल गाइडलाइन की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डू नॉट यूज समवन एल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट एन ऑथराइजेशन। कहने का मतलब यह है कि किसी के भी कंप्यूटर को बिना परमिशन के आपको यूज नहीं करना है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको भी बिना परमिशन के यूज ना करें।
जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का कंप्यूटर लिया टाइपिंग करने के लिए, लेकिन आप जो है कंप्यूटर में टाइपिंग की जगह कुछ और ही काम करने लगे, कोई और ही फाइल आपने ओपन कर दी, तो जिस चीज़ को यूज़ करने का आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है उस चीज़ को आप यूज़ ना करें। मतलब कि बिना परमिशन के किसी के कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है पॉइंट नंबर 7, और इसमें बोला जा रहा है इट इज़ रॉन्ग टू क्लेम ओनरशिप ऑन अ वर्क विच इज़ द आउटपुट ऑफ समवन एल्स इंटेलेक्ट। मतलब कि ऐसे वर्क पे जो आपको कभी भी ओनरशिप क्लेम नहीं करनी चाहिए जो कि आपका ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, तो इस पे जो ओनरशिप अब मेरी है, मतलब कि मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर कोई पर्सन जो है मेरी वीडियो को उठा के और ये बोले कि ये वीडियो मेरी है, तो इसका मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है, मेरे वर्क पे जो है ओनरशिप क्लेम कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दूसरों के वर्क को कभी भी अपना नहीं बताना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें बोला जा रहा है बिफोर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर थिंक अबाउट द सोशल इम्पैक्ट इट कैन हैव। मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले आपको ये चीज़ सोच लेनी है कि इस सॉफ्टवेयर के सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे। ये जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ इसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इस पॉइंट में बोला जा रहा है बी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस विद द फेलो मेंबर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट पे जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ में, तो वहाँ पे जो है रिस्पेक्टफुल मैनर में कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इनफॉर्मल हो जाए, आप जो है बहुत रफ लैंग्वेज यूज़ करने लगें। तो इस तरीके से जब भी ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपको रिस्पेक्टफुल मैनर में ही कम्युनिकेट करना है। तो इस तरीके से कॉमन एथिकल गाइडलाइंस हैं जिनको कि आपको फॉलो करना है जब भी आप किसी भी टाइप की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, चाहे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो। उस टाइम पे आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है जिससे कि जो आपका बिहेवियर है वो दूसरों के सामने पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट हो। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस को। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें हैं या फिर आप कह सकते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि आजकल के टाइम में हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हम कुछ कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। तो देखिए इसमें पहला है प्लाजियरिज्म, दूसरा है साइबर बुलिंग, तीसरा है फिशिंग एंड चौथा है हैकिंग, और इसके अलावा पांचवा है स्पैमिंग। तो इस तरीके से ये जो है कुछ कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे प्लाजियरिज्म को। तो देखिए प्लाजियरिज्म की अगर हम बात करें तो प्लाजियरिज्म इज द uses or intimation of the language and thoughts of another person projected as one's own original work, and it is considered as a crime और fraudulent act। मतलब कि इसको सिंपल टर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी और के वर्क या फिर आइडियाज़ को कॉपी करके और अपना बना के रिप्रेजेंट करना, तो इस चीज़ को बोला जाता है प्लाजियरिज्म। जैसे कि इस इमेज में देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट जो है यहाँ पर अपने पेपर पे कुछ थॉट्स लिख रहा है, और दूसरा वाला जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, इसके थॉट्स को यहाँ से देख रहा है, और देखने के बाद स्टूडेंट क्या करता है, इन थॉट्स को इस पेपर पे लिख के और रिप्रेजेंट कर देता है कि थॉट जो है वो मैंने खुद से लिखे हैं। तो इस एक्ट को बोला जाएगा प्लाजियरिज्म। मतलब किसी पर्सन के ओरिजिनल वर्क या फिर आइडिया को अपना बना कर रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है प्लाजियरिज्म। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप का जो वर्क है वो प्लाजियरिज्म की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने जो है कुछ पॉइंट बताए हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं प्लाजियरिज्म को। तो इसमें पहले पॉइंट में बोला जा रहा है टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर्स एज वंस ओन। मतलब कि किसी के आइडिया या फिर वर्ड को चोरी करके और उनको अपना बताना, तो ये कहलाएगा प्लाजियरिज्म। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है टू यूज अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। मतलब कि किसी और के वर्क को यूज़ करना बिना उसको क्रेडिट दिए हुए। जैसे कि किसी का वर्क यूज़ कर रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे हैं कि वो ओरिजिनल वर्क किसका है, तो फिर ये चीज़ भी जो है आपकी आएगी प्लाजियरिज्म की कैटेगरी में। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट। मतलब किसी पर्सन के लिखे हुए वर्क को अगर आप कॉपी करते हैं या चोरी करते हैं तो वो भी आएगा प्लाजियरिज्म की कैटेगरी में। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में बोला जा रहा है टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। मतलब कि आप जो है अपना कोई ओरिजिनल आइडिया बता रहे हैं या फिर जो आप अपने किसी न्यू प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये बता के कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने खुद से बनाया है, लेकिन जो प्रोडक्ट है या फिर आइडिया है वो किसी और के आइडिया से मिलता जुलता है या उससे लिया गया है, या फिर किसी और के प्रोडक्ट को कॉपी करके जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो ऐसे वर्क को भी जो है बोला जाएगा प्लाजियरिज्म। तो इस तरीके से इस टाइप का कोई भी वर्क आप करते हैं तो वो प्लाजियरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्लाजियरिज्म क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्लाजियरिज्म को जो है स्टॉप कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए प्लाजियरिज्म को जो है प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट
बेस्ट वे है सिटेशन। अभी सिटेशन होता क्या है, तो देखिए सिटेशन की अगर हम बात करें, एक्नोलॉजिंग द ओरिजिनल राइटर एंड सोर्स फ्रॉम वेयर मटेरियल हैज बीन टेकन इज कॉल्ड सिटेशन। मतलब कि आप उस सोर्स या फिर राइटर का नाम मेंशन करते हैं जहां से आपने जो है कंटेंट को उठाया है, तो इस चीज को बोला जाता है सिटेशन। मान लीजिए आप जो है किसी टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपने किसी वेबसाइट से जो है कुछ पैराग्राफ को कॉपी करा, और पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद में जब आपने जो है उसको अपने प्रोजेक्ट में डाला, तो वहां पे आपने उस वेबसाइट का नाम लिख दिया जहां से आपने जो है उन पैराग्राफ्स को लिया था। तो इस चीज को बोला जाता है सिटेशन। मतलब कि जिस पर्सन का वो ओरिजिनल वर्क है उसका नेम हम मेंशन कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इस चीज को बोला जाता है सिटेशन। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो भी वर्क आपने लिखा है और उसके बाद में जो आप ऑथर की डिटेल मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो आप इस तरीके से रेफरेंस जो लिस्ट है वो मेंशन कर सकते हैं कि जो कंटेंट आपने लिया है वो कहाँ कहाँ से लिया है। तो इस तरीके से अगर आप सिटेशन करते हैं तो आपका जो वर्क होगा वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए और भी स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए। तो अगले स्टेप की हम बात करते हैं, टू अवॉइड प्लेजरिज्म वन कैन रिफ्रेश द मटेरियल। मतलब कि जो भी मटेरियल आपने कॉपी करा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, उसकी रिफ्रेजिंग कर सकते हैं। रिफ्रेजिंग क्या होती है, देखिए रिफ्रेजिंग का मतलब होता है जो कंटेंट है उसको चेंज कर देना। मतलब कि जो उसका मीनिंग है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो लिखने का तरीका होगा या फिर आप कह सकते हैं कहने का तरीका होगा वो बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे जो मान लीजिए एक सेंटेंस आपने कॉपी करा, व्हाट आर यू सेइंग, तो इसको जो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन। देखिए व्हाट आर यू सेइंग का मतलब हो गया तुम क्या कह रहे हो, और यहाँ पे जो लिखा है व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब हो गया तुम क्या कहना चाहते हो। तो दोनों ही सेंटेंसेस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो लगभग सिमिलर है, कहने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, तो इस चीज को बोला जाता है रीफ्रेजिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जब भी आप जो है कहीं से कंटेंट को लेते हैं तो हमेशा जो है आप सोर्स को स्पेसिफाई करें कि जो आपका वर्क है वो कहाँ से लिया गया है। मतलब कि जो आपके रीडर्स हैं जो आपके वर्क को देखेंगे तो उनको जो है ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका आइडिया है, जो आपने रिसर्च करी है, वो किसके बेस पे की है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो सोर्स है वो क्या है। तो जब भी कहीं से वर्क उठाते हैं तो हमेशा सोर्स को मेंशन करें। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, तो ऑलवेज यूज कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेड वर्ड ऑफ अनदर पर्सन टू अवॉइड प्लेजरिज्म। मतलब कि जब भी आप अपने वर्क में कोई कोटेशन यूज कर रहे हैं जो कि किसी और पर्सन की कोटेशन है, तो वहां पे जो है आप हमेशा कोटेशन मार्क का यूज करें। अगर आपको पता है कि जो कोटेशन है वो किसकी है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिसकी कोटेशन है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की जो कोटेशन है वो लिखी हुई है, तो इनका नाम जो है नीचे आ रहा है। और इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसी कोटेशन है जहां पे कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि कोटेशन किसकी है, तो सिंपली जो कोटेशन है उसको कोटेशन मार्क के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से कोटेशन मार्क स्टार्टिंग में लगाएंगे और एंड में भी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो पढ़ने वाला होगा वो समझ जाएगा ये कोटेशन है, ये किसी पर्सन की कोटेशन हो सकती है। इसके अलावा अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, इन एजुकेशन सेक्टर स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज्ड टू प्रेजेंट देयर ओरिजिनल एंड इनोवेटिव आइडियाज। मतलब कि एजुकेशन सेक्टर में जो हमेशा जो क्लास में बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये चीज डाल देनी चाहिए कि हमेशा जो है उन्हें अपने ओरिजिनल आइडिया पे वर्क करना चाहिए, किसी और का वर्क कॉपी करके जो है रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। उनको जो है इनकरेज करना चाहिए कि वो हमेशा जो है अपने ओरिजिनल वर्क को ही रिप्रेजेंट करें, किसी और का वर्क जो है कॉपी करके रिप्रेजेंट ना करें। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चों के अंदर ये चीज कल्टिवेट होगी कि उन्हें जो है अपने ओरिजिनल वर्क पे ही फोकस करना चाहिए, इधर उधर से कंटेंट को कॉपी करने पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट होंगे वो प्लेजरिज्म करने से बचेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको कि आप यूज करके प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्लेजरिज्म क्या होता है और इसको किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगले अनएथिकल प्रैक्टिस को, जो कि है साइबर बुलिंग। तो देखिए साइबर बुलिंग क्या होती है, इट इज एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और टारगेटिंग अ पर्सन बाय अनदर पर्सन यूजिंग द इंटरनेट इन अ डिलिबरेट मैनर। मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो कि इस इंटेंशन से करा जा रहा है जिसमें कि किसी पर्सन को हार्म करना है, किसी पर्सन को नीचा दिखाना है, किसी पर्सन को उल्टा सीधा कहना है, तो ये सब आ जाता है बुलिंग में। और जब ये चीज़ ऑनलाइन होती है, इंटरनेट पे होती है, तो इस चीज़ को बोला जाता है साइबर बुलिंग। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने जो है सोशल मीडिया पे अपना फोटो डाला, तो उस फोटो पे जो है अगर कोई ऐसा कमेंट करता है जो कि इस इंटेंशन से कर रहा है कि ऐसा कमेंट करूंगा तो इस पर्सन को बुरा फील होगा, उल्टा सीधा उसके बारे में बोल रहा है, तो फिर वो कहलाएगी साइबर बुलिंग। एक तरीके से ऑनलाइन किसी के भी साथ में बदतमीजी करना, उल्टा सीधा बोलना, गलत कमेंट करना या उल्टी सीधी चीजें करना, ये कहलाती है साइबर बुलिंग। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है डिफेमेशन। तो देखिए डिफेमेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन दैट इंटेंड टू हार्म
और डैमेज रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, गवर्नमेंट, रिलीजन और नेशन। मतलब कि किसी भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की या फिर बिजनेस की या फिर गवर्नमेंट की या फिर रिलीजन की इमेज को खराब करना, उसकी रेपुटेशन को खराब करना ही कहलाता है डिफेमेशन। जैसे कि आजकल के टाइम में आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग जो है डिफेमेशन केस कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग जो है उनके बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रहे होते हैं, जिससे कि उनकी इमेज खराब हो रही होती है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं? डिफेमेशन कर रहे हैं, उनकी जो रेपुटेशन है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऐसे पर्सन के खिलाफ जो है डिफेमेशन केस करते हैं, जो कि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफेमेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम साइबर बुलिंग को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर इससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो देखिए, साइबर बुलिंग से बचने के लिए पहला पॉइंट तो यह है, डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी टू अननोन पर्सन्स। मतलब कि जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो अननोन पीपल्स को जो है इंटरनेट पे शेयर ना करें। अगर कोई भी अनजान पर्सन जो है इंटरनेट पे आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है आप अपनी पहचान मत बताइए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सेफ गार्ड योर पासवर्ड एंड ऑल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनक्विजिटिव पीयर्स। डू नॉट गिव बुलीज एनी अपॉर्चुनिटी टू मिसयूज द इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखिए। जो पासवर्ड्स वगैरह हैं उनको किसी और के साथ में शेयर मत कीजिए, जिससे कि जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो और उसको जो है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गलत तरीके से यूज ना कर पाए। इसके अलावा अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, सर्च द वेयर अबाउट of the person you meet online and know about him fully before extending your hand for friendship. Restrict your online profile to be checked by someone trusted friends only. इस पॉइंट का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन से ऑनलाइन जब आप बात करते हैं तो उससे फ्रेंडशिप करने से पहले जो आप उस पर्सन के बारे में सारी जानकारी ले लीजिए कि वो पर्सन कौन है, तभी जो आप फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाइए। अदरवाइज जो अननोन पर्सन से आपको कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन प्रोफाइल है वहाँ पे भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए कि जो आपका प्रोफाइल है वो कौन देख सके। ऐसी सेटिंग्स लगा दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रस्टेड जो फ्रेंड्स हैं वही आपकी इन्फॉर्मेशन को देख पाएँ। जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह आप डालते हैं तो वो जो है आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स ही देख पाएँ। तो इस तरीके से भी जो आप साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, इफ़ यू आर अ साइबर बुलिड बाय समवन डू नॉट रिमेन साइलेंट बट टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। मतलब कि अगर आपके साथ में कभी भी साइबर बुलिंग होती है तो इस केस में आपको साइलेंट नहीं रहना है, हमेशा जो है आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। इसके अलावा डू नॉट बी रिपल्सिव इन योर लैंग्वेज, रेदर ब्लॉक द कम्युनिकेशन विद द साइबर बुली एंड शेयर दिस प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स। मतलब कि अगर आपके साथ में ऑनलाइन साइबर बुलिंग होती है तो उस केस में आपको वहाँ पे उल्टी सीधी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है कि आप भी वहाँ पे शुरू हो जाएं उल्टी सीधी बातें कहना। इस चीज़ से जो आपको बचना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। जो पर्सन भी आपको साइबर बुलिंग कर रहा है उस पर्सन से जो है कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दीजिए, और साथ ही जो आपके साथ में साइबर बुलिंग हो रही है, ये जो प्रॉब्लम है उसको अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि जो आपके पेरेंट साइबर बुलिंग के अगेंस्ट जो है एक्शन ले पाएँ। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अगली अनएथिकल प्रैक्टिस को। तो अगली अनएथिकल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो है फिशिंग। तो देखिए, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल टू अ यूजर मिसलीडिंग हिम टू बिलीव दैट इट इज फ्रॉम अ ट्रस्टेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि फिशिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि यूजर को मिसलीडिंग करते हुए ईमेल भेजे जाते हैं और ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो ईमेल आया है वो किसी ट्रस्टेड पर्सन का है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं फिशिंग में जो है यूजर को मिसलीड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक मेल आए और उसमें ये लिखा हो कि जो मेल है वो गूगल से है और आपको जो है गूगल की तरफ से एक प्राइस दिया जा रहा है। तो उस प्राइस को लेने के लिए जो वहाँ पे कोई लिंक दे रखा हो, उस लिंक पे क्लिक करके जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी हो, मतलब कि आपको अपनी जानकारी वहाँ पे देनी है, अपना नेम है, एड्रेस है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करनी हो, जिससे कि जो प्राइस है वो आपके घर पे आ सके। तो इस तरीके से आपको लगेगा जो मेल आया है वो गूगल से आया है। अभी गूगल हो सकता है आपको प्राइस दे रहा हो, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा है, फिशिंग हो रही है। मतलब कि आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो मेल है वो गूगल से है, जिससे कि ट्रस्ट करके आप वहाँ पे जो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दें। तो इस तरीके के एक्ट को बोला जाता है फिशिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसी तरीके का एक और टर्म होता है जिसको बोला जाता है विशिंग। अब विशिंग क्या होती है? तो देखिए, जो विशिंग है ये जो है वॉइस और फिशिंग बर्ड से जो है मिलके बना है। मतलब कि इन दोनों बर्ड का ही कॉम्बिनेशन है। अभी विशिंग होती क्या है? तो देखिए, विशिंग भी जो है एक तरीके की क्रिमिनल प्रैक्टिस है जिसमें कि सोशल इन्फ्लुएंस का यूज़ किया जाता है, टेलीफोन सिस्टम का यूज़ ना करके। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट के थ्रू जो है कॉलिंग की जाती है,
जिसमें कि जो आपका VoIP प्रोटोकॉल वर्क करता है, मतलब कि वॉइस ओवर IP। इंटरनेट पे जो है वॉइस कॉलिंग की जाती है और वॉइस कॉलिंग करके जो है आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो आपके पास में कॉल आई है वो किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से आई है या फिर किसी ट्रस्टेड पर्सन से आई है, और वहां पे जो है आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, मतलब कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी उसको निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके के जो एक्ट होता है वो कहलाता है बिशिंग। जैसे कि आजकल के टाइम में आपने सुना ही होगा कि लोगों के पास में जो है फ्रॉड कॉल आते रहते हैं और उसमें बोला जाता है कि वो जो है बैंक से बोल रहे हैं, उन्हें KYC करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो आपसे आधार मांगते हैं, आपका पैन कार्ड मांगते हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि आपको ये लगे कि वो जो पर्सन है वो बैंक से ही बोल रहा है और आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो इस तरीके का जो एक्ट होता है वो कहलाता है बिशिंग। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी तरीके का जो है एक टर्म और होता है जिसको बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। तो देखिए सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग refers to psychologically manipulation of people into performing action or divulging confidential information। मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि पीपल्स को जो है मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। जैसे कि बिशिंग में जो है मैंने आपको कॉल करने वाला एग्जांपल बताया कि कॉल करके जो आपको कोई ऑफर दिया जाए और वहाँ पे मैनिपुलेशन करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा ली जाए, तो ये क्या कहलाएगी? सोशल इंजीनियरिंग कहलाएगी। यहाँ पे भी जो है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस तरीके से प्रिटेंड किया जाता है कि जो पर्सन है वो किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स को या आपके पास में इस तरीके से कॉल आए कि मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ और स्कूल में जो है आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और फोन पे जो है वो आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग ले, जैसे कि आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मांग ले, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो जब भी आपको कॉल आती है तो पहले आपको वेरीफाई कर लेना है कि जो पर्सन फोन पे बोल रहा है वो एक्चुअल में उसी ऑर्गेनाइजेशन से है या नहीं है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है और कोशिश ये करनी है कि फ़ोन पे किसी को भी इन्फॉर्मेशन ना दे। तो इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करके हम जो है फिशिंग से बच सकते हैं। जो फिशिंग है या फिर जो सिमिलर टर्म मैंने आपको बताया फिशिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग, तो इनसे किस तरीके से बच सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो फिशिंग से बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टेप की। तो पहला स्टेप ये है, आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड फिशिंग ईमेल्स दैट कम फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड सेंडर। मतलब कि जब भी आपको ईमेल आते हैं तो आपको जो है सस्पेक्टेड ईमेल्स को जो है चेक कर लेना है। कोई भी ईमेल जो है आपको सस्पेक्टेड लग रहा है तो उस ईमेल को आपको ओपन नहीं करना है। सेम चीज़ अप्लाई होती है SMS में। मान लीजिए आपके फ़ोन पे कोई SMS आता है और वहाँ पे आपको लग रहा है कोई SMS जो है वो सही नहीं है, आपको वहाँ पे गड़बड़ लग रही है, तो उस SMS को जो है आपको ओपन नहीं करना है, वहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, डो नॉट क्लिक ऑन लिंक्स, डाउनलोड फाइल्स और ओपन अटैचमेंट इन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स। मतलब कि अननोन लोगों से अगर आपको कोई भी ईमेल रिसीव होता है जिसमें कि कुछ लिंक्स दे रखे हैं तो उन लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। और सेम चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी ऐसा SMS आता है या व्हाट्सएप वगैरह पे कोई ऐसा मैसेज आता है जहाँ पे कि लिंक दे रखे हैं और जो मैसेज आया है वो किसी अननोन पर्सन से है, तो आपको जो है ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है। जब भी कोई लिंक आता है तो लिंक पे क्लिक करने से हमेशा बचें, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा लिंक हो सकता है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है, बीवेयर ऑफ द लिंक्स इन ईमेल्स दैट आस्क फॉर पर्सनल डिटेल्स। मतलब कि ऐसे लिंक से जो है आपको सावधान रहना है जो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। देखिए बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जहाँ पे कि आपको बोला जाता है कि आप जो आईफोन जीत गए या फिर कोई कूपन जीत गए, इस तरीके का कोई ईमेल आता है, या मान लीजिए आपको कोई SMS आता है, या फिर जो है आपके व्हाट्सएप पे कोई ऐसा लिंक आता है जहाँ पे कि ये क्लेम किया जा रहा है कि आपको जीत गए हैं और वहाँ पे कुछ लिंक दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पे टाइप कर दो। तो ऐसे लिंक पे जो है आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 20% ऑफ मिलेगा आपको नेक्स्ट परचेज पे, और आपसे जो है यहाँ पे ईमेल मांगा जा रहा है। तो इस तरीके के जो लिंक होते हैं जहाँ पे कि आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, ईमेल आईडी मांगी जा रही हो या आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा हो, एड्रेस मांगा जा रहा हो, तो ऐसे लिंक पे कभी भी क्लिक ना करें। ऐसे लिंक से जो है आपको सावधान रहना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है, एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर बाय प्रोटेक्टिंग इट विद अ फायरवॉल, स्पैम फिल्टर, एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। मतलब कि अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को एनहेंस रखें। आप जो है फायरवॉल, स्पैम फिल्टर या फिर एंटीवायरस का हमेशा यूज़ करें। जो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं इनको भी यूज़ करें, जिससे कि आपके कंप्यूटर का जो डेटा है वो सेफ रहे। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, डू नॉट डाइवल्ज पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर द फोन अनलेस यू इनिशिएट द कॉल।
मतलब कि कभी भी जो है आपको फ़ोन पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एंटर योर सेंसिटिव डेटा इन सिक्योर्ड वेबसाइट ओनली, मतलब कि सिक्योर्ड वेबसाइट होती हैं उन्हीं पे अपना डेटा एंटर करें, जो अनसिक्योर वेबसाइट होती हैं उन पे डेटा एंटर ना करें। तो सिक्योर वेबसाइट के लिए आपको इंश्योर कर लेना है कि जो वेबसाइट है वो हमेशा HTTPS से स्टार्ट हो रही हो, मतलब कि वहाँ पे जो है एस लगा हुआ होना मस्ट है। अगर एस लगा हुआ नहीं है तो आपको जो है ऐसी वेबसाइट को यूज़ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो गूगल क्रोम में वार्निंग दे रहा है, इस वेबसाइट में एस लगा हुआ नहीं है, तो इस तरीके की जो वेबसाइट है इनको आपको यूज़ नहीं करना है। इस टाइप की अगर कोई वेबसाइट है जहाँ पे एस लगा हुआ नहीं है या फिर लॉक का साइन नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पे अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल एंटर नहीं करनी है। हमेशा सिक्योर वेबसाइट को यूज़ करें, या तो वहाँ पे लॉक का साइन होगा या फिर जो है आपका HTTPS लगा हुआ होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डेटा एंटर करते हैं तो चेक कर लें कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो ऑलवेज चेक योर ऑनलाइन अकाउंट्स एंड बैंक स्टेटमेंट रेगुलरली टू इंश्योर दैट नो ऑथराइज ट्रांजेक्शन आर मेड, मतलब कि जो आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उनको रेगुलरली चेक करते रहें और जो बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनके स्टेटमेंट चेक करते रहें, जिससे कि जो है आपको पता चल सके कि कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन तो आपके अकाउंट से नहीं हुआ है। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स थे जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो फिशिंग से आप बच सकते हैं, या फिर जो सिमिलर टाइप की चीज़ें होती हैं जैसे कि फिशिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग होती है उससे आप बच सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगले अनएथिकल प्रैक्टिस को, जो कि है हैकिंग। तो देखिए हैकिंग क्या होती है। हैकिंग रेफर्स टू एन इलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क, मतलब कि किसी कंप्यूटर में या फिर किसी के नेटवर्क में जो है इलीगल तरीके से एंटर होने को बोला जाता है हैकिंग, जहाँ पे कि इलीगल तरीके से किसी के कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है या फिर किसी के नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है और उस नेटवर्क के कंप्यूटर में कोई भी छेड़छाड़ की जा सकती है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है हैकिंग, और जो लोग हैकिंग करते हैं उनको बोला जाता है हैकर्स। तो ये हैकर्स होते क्या है। हैकर्स आर द हाईली टेक्निकल पीपल हु सीक्रेटली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स टू स्टील इंपॉर्टेंट डेटा और समटाइम टू डिस्ट्रॉय इट, मतलब जो हैकर्स होते हैं वो एक तरीके के हाईली टेक्निकल पीपल्स होते हैं जो कि सीक्रेटली जो है किसी के कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करके उसमें एंटर कर जाते हैं और इस पर्पस से एंटर करते हैं कि वहां से कुछ जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सके। कई बार हैकर्स का जो इंटेंशन होता है वो डेटा को डिलीट करना भी होता है। तो इस तरीके के जो पीपल्स होते हैं जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इस तरीके के जो पर्सन्स होते हैं उनको बोला जाता है हैकर्स। और देखिए जो हैकर्स होते हैं तो इनका ये जरूरी नहीं है कि किसी कंप्यूटर को इसी पर्पज से एक्सेस करें कि उस कंप्यूटर से डेटा चोरी करना है या कंप्यूटर से डेटा डिलीट करना है। ये जो हैकर्स होते हैं कई बार अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए भी जो है कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं, मतलब कि किसी की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो टेक्निकली स्किल्ड पीपल्स होते हैं जो कि अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए जो है किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं या फिर किसी के नेटवर्क में एंटर करते हैं। और कई बार इनका इंटेंशन ये भी हो सकता है कि ये डेटा को चोरी करने के लिए या फिर डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जो है किसी कंप्यूटर को एक्सेस करें या फिर किसी नेटवर्क में एंटर करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हैकिंग क्या होती है और हैकर्स क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इथिकल हैकिंग को कि इथिकल हैकिंग क्या होती है। तो देखिए हैकिंग विच इज डन फॉर गुड कॉज सच एज नेशनल सिक्योरिटी इज नोन एज इथिकल हैकिंग, मतलब कि ऐसी हैकिंग जो कि अच्छे पर्पसेस के लिए की जाती है वो कहलाती है इथिकल हैकिंग। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है हैकिंग की जाती है तो वो कहलाएगी इथिकल हैकिंग। कोई भी ऐसी हैकिंग की जा रही है जो कि अच्छे पर्पस के लिए की जा रही है, किसी क्रिमिनल का जो है अकाउंट हैक किया जा रहा है जिससे कि उसको पकड़ा जा सके, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा इथिकल हैकिंग का। तो सिंपल टर्म में बस आपको इतना समझ लेना है कि ऐसी हैकिंग जो कि अच्छे पर्पस के लिए की जा रही है वो कहलाएगी आपकी इथिकल हैकिंग। अब देखिए हैकिंग से रिलेटेड एक और टर्म को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि है क्रैकर्स। अब देखिए क्रैकर्स क्या होते हैं। क्रैकर्स आर एक्सपर्ट्स इन ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स टू स्टील इंपोर्टेंट डेटा। क्रैकर्स ऑल्सो कॉज हार्म टू कंप्यूटर्स डिस्ट्रॉइंग डेटा, मतलब कि क्रैकर्स जो है ऐसे लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करने में एक्सपर्ट होते हैं और इनका इंटेंशन ही जो है डेटा को चोरी करना होता है या फिर डेटा को डिस्ट्रॉय करना होता है। जैसे कि मैंने आपको हैकर बताया, तो हैकर के केस में जरूर नहीं है कि हर एक हैकर जो है वो डेटा को डिस्ट्रॉय करे या फिर गलत काम ही करे। वो हो सकता है अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए भी जो है किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करे या फिर किसी के नेटवर्क में एंटर करे, तो वो अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए भी ये काम कर सकता है। लेकिन जो क्रैकर्स होते हैं इनका मेन इंटेंशन ही ये होता है कि इन्हें जो है किसी के कंप्यूटर से डेटा चोरी करना होता है या फिर किसी कंप्यूटर में से डेटा को डिलीट करना होता है। तो इनका इंटेंशन ही जो है वो एक तरीके का गलत होता है, मतलब कि इसी पर्पज से जो हैकिंग करते हैं जिससे कि किसी कंप्यूटर में एंटर होकर उससे डेटा चोरी किया जा सके या फिर जो है वहां पर डेटा डिलीट किया जा सके। तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है क्रैकर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हम हैकिंग से बच सकते हैं, मतलब कि जो हैकिंग है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं।
तो देखिए हैकिंग को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो हैकिंग से बच सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करें, कीप योर पासवर्ड सीक्रेट एंड चेंज दैम पीरियडिकली। मतलब ये हुआ कि जो आपके पासवर्ड होते हैं वो आप सीक्रेट रखें, किसी के साथ शेयर ना करें और उनको जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज करते रहें, मतलब कि 1 महीने 2 महीने में चेंज करते रहें। तो इस तरीके से हो जाएगा पहला स्टेप। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो हैकिंग से बच सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप है कीप अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस फ्रीक्वेंटली। मतलब कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज हो गया या मोबाइल फ़ोन में जो है एंड्रॉयड होता है, एप्पल के जो फ़ोन होते हैं आईफोन, उनमें होता है iOS। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप क्या करें, रेगुलरली अपडेट करते रहें। जब भी अपडेट आता है तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लें। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जैसे कि एंटीवायरस है उसको भी आप जो है अप टू डेट रखें, मतलब कि उसको भी रेगुलरली अपडेट करते रहें। क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एंटीवायरस अपडेटेड नहीं होगा तो उस केस में जो है आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस हैं और आपका कंप्यूटर जो है इजीली हैक हो सकता है। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप है अवॉइड यूजिंग ओपन वाईफाई एज इट मेक इजी फॉर हैकर्स टू स्टील इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी पब्लिक वाईफाई होते हैं, जैसे कि आप किसी होटल में गए हैं या फिर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे फ्री वाईफाई मिलता है, तो ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे कि पब्लिकली फ्री वाईफाई अवेलेबल है, तो ऐसी जगह पे जो है आपको वाईफाई यूज करने से बचना है। क्योंकि हो सकता है उस जगह पे कुछ ऐसे हैकर्स वगैरह बैठे हों जो कि इसी पर्पज से बैठे हैं कि इस वाईफाई में जितने लोग भी कनेक्ट होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन को मैं चोरी कर सकूं। तो इस तरीके से हमेशा पब्लिक वाईफाई को यूज करने से बचना चाहिए। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो अगला स्टेप है ऑलवेज मेक यूज ऑफ सिक्योर वेबसाइट बाय लुकिंग ग्रीन लॉक साइन और HTTPS ऑन द एड्रेस बार। तो ये चीज़ जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करें तो वहाँ पे जो है लॉक का साइन देख लें, इस तरीके का जो है वहाँ पे साइन आ रहा होगा। और अगर ये साइन ना हो तो वहाँ पे जो है आपको HTTPS को चेक कर लेना है कि जो एस है वो लगा हुआ होना मस्ट है। उसी वेबसाइट को विजिट करें जिसमें कि एस लगा हुआ हो। अदर जो वेबसाइट है जिसमें कि एस लगा हुआ नहीं है या फिर लॉक का साइन नहीं आ रहा है, तो ऐसी वेबसाइट को यूज करने से आपको बचना है। क्योंकि अगर HTTPS नहीं है या फिर लॉक का साइन नहीं है तो ऐसी वेबसाइट क्या होती है, अनसिक्योर होती हैं और वहाँ पे आपका डेटा हैक हो सकता है। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप है ऑलवेज चेक परमिशंस एंड ऑथेंटिसिटी ऑन द एप्स बिफोर इंस्टॉलिंग दैम। मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें चाहे वो मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें, तो वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिए कि जो एप्लीकेशन है वो आपकी क्या क्या परमिशन ले रहा है। देखिए जब भी जो है आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से जो है वो आपसे परमिशन मांगता है कि इसको जो है कैलेंडर की परमिशन चाहिए, कैमरा की परमिशन चाहिए, कॉन्टैक्ट की परमिशन चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की परमिशन मांग रहा होता है। तो आपको जो है वहाँ पर चेक कर लेना है कि जो एप्लीकेशन है वो किस पर्पज़ के लिए है और उसको क्या परमिशन देनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है तो उसको जो है आपकी गैलरी की परमिशन चाहिए होगी, जैसे कि जो फोटोग्राफ है आप उसमें एक्सेस करके उनको एडिट कर पाएँ। लेकिन आप वहाँ पे सोचिए कि जो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है उसको कॉन्टैक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्टैक्ट की परमिशन वो मांग रहा है उसको कॉन्टैक्ट की परमिशन क्यों चाहिए, या आपकी लोकेशन की परमिशन क्यों चाहिए, या फिर आपके SMS की परमिशन क्यों चाहिए, जो SMS आपको रिसीव हो रहा है उसको रीड करने की परमिशन उसको क्यों चाहिए। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि जो एप्लीकेशन है उसका पर्पस क्या है और उसको क्या परमिशन रिक्वायर्ड है। जो परमिशन रिक्वायर्ड है वही दीजिए, फालतू की परमिशन जो है उसको अलाउ मत कीजिए। और साथ ही साथ जो है आपको उसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक करना है कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपका जेन्युइन है या नहीं है। मतलब कि आप जो है उस एप्लीकेशन को किसी अननोन सोर्स से डाउनलोड करके इंस्टॉल तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो अगले स्टेप की अगर हम बात करें, नेवर स्टोर योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। मतलब कि जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप एंटर ना करें। आपका जो है क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है या फिर सिंपल टर्म में मैं कह सकता हूँ ATM कार्ड जो होता है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप जो है किसी भी वेबसाइट पे सेव ना करें। मान लीजिए जो है आप कुछ ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे परचेस करते टाइम जब आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वहाँ पे एक्श्योर कीजिए जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए रहे, वहाँ पे सेव ना हो। तो इस तरीके से जो आपको किसी भी वेबसाइट पे जो है अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करनी है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो हैकिंग से बच सकते हैं, मतलब कि हैकिंग को आप रोक पाएंगे, आपके साथ में हैकिंग नहीं होगी। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अगली अनइथिकल प्रैक्टिस को, जो कि है स्पैमिंग। तो देखिए स्पैमिंग को डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।
अगले वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और फिर आप लोग बोर हो जाएं। तो इसलिए जो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में जो हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।